तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। आज हम 2025 की एडिशन वाली ये किताब है यूपी पीसीएस की, जो कि हाल ही में इसके एग्ज़ाम आने वाले हैं। और इसमें जीएस के 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैंने 2 इसलिए रखे हैं दोस्तों कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। इस किताब में टोटल 6 प्रैक्टिस सेट हैं, आप देख रहे होंगे नीचे तक। और ये सभी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें आप देख लें, पहला प्रैक्टिस सेट 2018 से लेके 2019, 20, 21 और 22 तक के इसमें प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। लेकिन इस बुक का कंटेंट 2025 का है। और ये घटना चक्र की बुक है, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस पब्लिकेशन की बुक है। इसमें आपको प्रश्न रूप उत्तर, साधारण सरल भाषा में तार्किक एक संक्षिप्त उत्तर देखने को मिलेंगे, और बिंदुवार और चित्रात्मक विश्लेषण है। आइए चलते हैं अपने वीडियो के मेन मुद्दे पर। इसमें मैंने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप देख रहे होंगे 2018 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई जी से, और दूसरा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो आइए चलते हैं बारी बारी से, दोनों क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। और दोनों क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में दे रखे हैं। इनसे बाहर इन क्वेश्चनों से आने वाले प्रश्न, इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप जो है ज़रूर बना देंगे। तो पहला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों में विलीनीकरण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय रियासतों में विलीनीकरण की भूमिका को पूछ रहा है किसकी? सरदार वल्लभ भाई की। उत्तर देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा रियासत विभाग के मंत्री थे। उन्होंने कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी की नीति अपनाकर लगभग 565 रियासतों को भारत में विलय कराया। स्वतंत्रता के समय भारत के अंतर्गत 3 प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात कितने क्षेत्र थे? 3। उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, दूसरा है देसी राज्य क्षेत्र या रियासतें, तीसरा है फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र आपने पढ़ लिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, आज़ादी प्राप्ति के बाद वास्तव में देशों रियासतों का भारत में विलीनीकरण एक प्रमुख एवं जटिल मुद्दा था। माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित स्वतंत्रता प्रस्ताव में यह एक प्रावधान था कि, थोड़ा नीचे चलते हैं, देसी रियासतें राजवाड़े भारत या पाकिस्तान में किसी एक में विलय कर सकेंगी। यानी अब देसी रियासतों को कहाँ भेजा जा रहा है? भारत में या पाकिस्तान में वो रह सकती हैं। एक तो ये प्रावधान था। यदि वे चाहें तो दोनों से अलग अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकती हैं, या फिर वो इन दोनों से अलग भी हो सकती हैं। इन प्रावधानों के कारण भारत का राष्ट्रीय एकीकरण एक प्रमुख समस्या थी, जिसका समाधान वल्लभ भाई पटेल ने अपने सचिव वीपी मेनन के साथ मिलकर किया। पटेल ने इस एकीकरण के लिए, थोड़ा नीचे चलते हैं, पटेल जी ने इस एकीकरण के लिए क्या किया? इस एकीकरण के लिए लोभ, प्रीविपर्स और भय इत्यादि तरीकों का इस्तेमाल किया। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। पहला है, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, त्रावणकोर 1947 का विलय। तत्कालीन राज्य में समाजवादी प्रवृत्ति के बढ़ते जोर के कारण भय से सर सीपी अय्यर तत्कालीन दीवान को करना पड़ा। जोधपुर को विभिन्न लाभों की प्राप्ति का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रकार जहाँ जैसा संभव हुआ वैसा प्रयास पटेल जी के द्वारा किया गया। जूनागढ़ 1948, हैदराबाद 1948 में। और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ऑपरेशन पोलो के तहत कश्मीर 1947 के विलय में सैन्य पुलिस कार्रवाई की मदद ली गई। वस्तुतः इतनी विकट स्वार्थी परिस्थितियों में राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण जैसे ज्वलंत मुद्दे के समाधान में उनकी सशक्त भूमिका रही।
इस परिप्रेक्ष्य में उनका तुलना बिस्मार्क से की जाती है, किंतु जहां बिस्मार्क ने ऐसा ही कार्य वर्ष 1860 में जर्मनी के एकीकरण में लौह ए रक्त की नीति अपनाकर किया, वहीं ये कार्य पटेल ने बिना रक्तपात किए शांति कैरोट तथा स्टिक की नीति को अपनाकर किया। इसलिए पटेल इस कार्य में बिस्मार्क से आगे निकल गए। तो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद उसका उत्तर पढ़ा, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब बौद्ध साहित्य से संबंधित है और विश्व शांति की भूमिका का वर्णन करना है हमें, तो इसका उत्तर पढ़ेंगे हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोनों पूछे जा चुके हैं। मानवतावादी मूल्य एवं भ्रातृत्व भावना के विकास के साथ साथ ध्यान धारणा विधि द्वारा चरित्र निर्माण के माध्यम से शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की भावना से सामाजिक जीवन पद्धति के निर्माण में बौद्ध साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। विश्व शांति में बौद्ध साहित्य की भूमिका अब किस प्रकार है ये पढ़ेंगे। थोड़ा ऐसे नीचे कर लेते हैं, एक चित्र दे रखा है और उसमें 4 पॉइंटों द्वारा समझाया गया। तो क्या दे रखा है उसमें, विश्व शांति में बौद्ध साहित्य की भूमिका। पहला है ध्यान एवं योग, दूसरा अहिंसा, तीसरा प्रेम भ्रातृत्व और चौथा है करुणा। बारी बारी से चारों को आसानी से और सटीकता के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। अब अहिंसा की नीति, यह सह अस्तित्व जीवन पद्धति का मूल आधार है जो समाजवादी जीवन पद्धति के करीब भी है, अतः लोकतांत्रिक भावना के विस्तार में अहिंसा मूल तत्व है। दूसरा है प्रेम भ्रातृत्व की भावना, इससे लोगों में आस्था एवं सामन्य की प्राप्ति होती है। तीसरा है करुणा की भावना, यह भावना कल्याण को जन्म देती है। चौथा है ध्यान एवं योग के साथ अनुशासित जीवन, यह व्यक्ति को संयमी बनाता है। इसको भी पढ़ लेते हैं, लास्ट में क्या दे रखा है, ये सभी तत्व बौद्ध साहित्य में विस्तार से पाए जाते हैं। इसकी झलक हमें संयुक्त राष्ट्र के कल्याणकारी कार्य, लोकतांत्रिक भावना, निःशास्त्रीकरण, विश्व शांति हेतु संलग्न विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों इत्यादियों के मूल में मिलती है। ऐसे ही मूल्यों का तंत्र बौद्ध साहित्य की भूमिका को वर्तमान में महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो दोस्तों ये थे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने अभी पढ़े और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में आ चुके हैं। वीडियो बड़ी ना होने के कारण इसलिए मैंने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही रखा और दोनों को ही बहुत ही सटीकता के साथ मैंने इनको ढूंढा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये पढ़े होंगे, बारी बारी इनका रिवीजन कर लें और इन्हें याद कर लें, क्योंकि पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा तो हमारा को कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ और ऐसे ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।